हेलो क्लास 10th नए स्टूडेंट्स। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, चाहे 10th क्लास हो, चाहे 8th क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो, सबके लिए ये पीडीएफ इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मैंने कहा संडे को आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्लास आने वाली है जिसमें मैं लगभग 2 से 250 क्वेश्चन तक भी सॉल्व करवा सकता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग सीरियस रहेंगे तब, वरना ज़बरदस्ती क्लास में लेता नहीं, ये आप सब भी जानते हैं। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। आज है हमारे सामने टॉपिक 20 क्वेश्चंस अबाउट colonial rule in India presented in both English and हिंदी along with their answers। ठीक है, यानी कि 20 क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि कॉलोनियल रूल से होने वाले हैं, और इसमें भी हमने क्या है इंग्लिश और हिंदी में अपने आंसर्स रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर दोनों रखे। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके हमसे मांग सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि व्हाट वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी। तो लिखा है, ऑप्शन है हमारे सामने, सॉरी ऑप्शन वाले नहीं है, ये तो 1 लाइनर क्वेश्चन है और 2 लाइनर क्वेश्चन है। तो 1 लाइनर क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, या व्हाट वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी। सो इंग्लिश वाले ध्यान देंगे, आंसर है द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ ब्रिटिश ट्रेडिंग कॉरपोरेशन दैट एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ब्रिटिश व्यापारी कंपनी थी जिसने उपनिवेश काल के दौरान भारत के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना वो एक ब्रिटेन की व्यापारी कंपनी थी, और उसने क्या किया, भारत को उपनिवेश बना दिया था और उसके कई सारे हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ठीक है, तो जब 1 नंबर के क्वेश्चन में आया तो आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में इतना भी लिख लोगे तो भी आपसे कोई भी 1 मार्क्स भी काट लेगा, दम नहीं रखता। ठीक है, चलो तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट अराइव इन इंडिया। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार कब आई थी। आपको सन पूछा है तो सन आप लोगों को पता ही होना चाहिए, बाकी मैं आपको ये भी बता दूँ कि कहाँ पे आई थी। तो मैं आपको पहले बता दूँ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1608 में पहली बार आई थी। ठीक है, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट अराइव्ड इन इंडिया इन 1608। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1608 में आई थी। ठीक है, और 1608 में भी कहाँ पे आई थी, सूरत में आई थी। कहाँ पे आई थी, सूरत में। चलो एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए। आप लोग मुझे बताइए कि किस मुग़ल शासक से इन लोगों ने परमिशन मांगी थी यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। ठीक है, चलिए मैं कमेंट में आप लोगों का इंतज़ार करूँगा। अगला है थर्ड क्वेश्चन कि व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। यानी कि प्लासी की लड़ाई का महत्व क्या था। तो प्लासी की लड़ाई के महत्व के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो पहले इंग्लिश में देखेंगे और उसके बाद हिंदी में देखेंगे। द बैटल ऑफ प्लासी 1557 मार्क द बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एज इट लेड टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेन कंट्रोल ओवर बंगाल। यानी कि उत्तर में है, प्लासी की लड़ाई 1757 में ब्रिटिश शासन की शुरुआत को चिन्हित करती है, क्योंकि इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पर नियंत्रण करने का मौका मिला। ठीक है, तो मैंने आपको बता दें कि 1757 में प्लासी का पहला वॉर था जिसमें नवाब सिराजुद्दौला थे उस समय के नवाब, और उनको रॉबर्ट क्लाइव द्वारा हार का सामना करना पड़ा, और जिसके कारण क्या हुआ कि पूरी तरह से जो ब्रिटिश वाले थे ना, वो ब्रिटिश कंपनी जो थी पूरी तरह से बंगाल को अपने नियंत्रण में ले आती है। ठीक है, तो ब्रिटिश की जो शुरुआत है एक तरह से बंगाल के नियंत्रण से ही शुरू होती है, और बंगाल का नियंत्रण भी हम लोग जानते हैं प्लासी के वॉर के बाद स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने, और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, व्हाट वर द मेन रीज़न फॉर द सिपाही म्यूटेनी ऑफ 1857। यानी कि प्रश्न है 1857 के सिपाही विद्रोह के कारण क्या थे। ठीक है, तो विद्रोह के कारण तो बहुत सारे थे। ठीक है, और इस पर आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आंसर में इंग्लिश में है, द सिपाही म्यूटेनी ऑफ 1857 ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज कॉज्ड बाय issues such as the use of animal fat in cartridge, oppressive policy and dissatisfaction with British rule। तो 1857 का सिपाही विद्रोह जो है, जिसे भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी कहा जाता है, उसके कारण ये थे, पहले तो कारतूसों में जानवरों की चर्बी पाई गई थी। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि गाय और सूअर के चर्बी का लेप लगा के कारतूस का यूज़ किया जा रहा था। ठीक है, जो एक मुस्लिम और एक हिंदू दोनों के लिए बहुत गलत चीज़ थी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि दमनकारी नीतियाँ और ब्रिटिश शासन से असंतोष शामिल थे। ठीक है,
यानी कि बहुत सारी दमनकारी नीतियाँ उन्होंने अपना ली थी, यहाँ तक कि ब्रिटिश शासन से बहुत सारे लोगों को क्या था, डिससेटिस्फैक्शन थी, यानी असंतोष शामिल था। ठीक है, चलो तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। और पांचवा क्वेश्चन है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एजुकेशनल पॉलिसीज़ इन इंडिया, यानी भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीतियों का प्रभाव क्या था। सो आंसर है हमारे सामने, ब्रिटिश एजुकेशनल पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड प्रमोटेड वेस्टर्न एजुकेशन which created a new educated class but also led to the neglect of indigenous language and traditional knowledge। ठीक है, तो आंसर है ब्रिटिश शिक्षा नीतियों ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया और पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया, जिससे एक नई शिक्षित वर्ग का निर्माण हुआ, लेकिन इसके साथ ही स्वदेशी भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान की अनदेखी भी हुई। ठीक है, तो भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीतियों के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो हमें पता है कि पश्चिमी सभ्यता को बहुत ज़्यादा बड़ा चला के दिखाया, एक नई शिक्षा वर्ग निकल के आया, यानी कि एक मिडिल क्लास जो पढ़ा लिखा था, जिसे इंग्लिश आती थी और अंग्रेज़ों से सही तरीके से डील करना जानते थे। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही स्वदेशी भाषाओं का भी पारंपरिक ज्ञान शुरू हुआ था। ठीक है, यानी कि स्वदेशी भाषाओं को भी ऐसा नहीं था कि अनदेखा करना शुरू हुआ, मगर हाँ उसको भी साथ साथ लेकर चले, मगर एंड मून पे आते आते अंग्रेजी भाषा की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ठीक है, एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश भारत के दौरान भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की भूमिका बताइए। तो आंसर है द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, एडवोकेटिंग फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड इवेंचुअली लीडिंग द डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ठीक है, यानी कि हिंदी में बोलूँ तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्होंने राजनीतिक सुधार की वकालत की और अंततः ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। हम सब जानते हैं कि जो वो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस है उसकी जो शुरुआत होती है वो ए.ओ. ह्यूम द्वारा कराया जाता है, ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, उसके संस्थापक थे और उसके बाद हम देखते हैं कि उसने एक बहुत अच्छा रोल निभाया हमारे इंडियन मूवमेंट में। ठीक है, इंडियन मूवमेंट के साथ साथ, इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ साथ उन्होंने क्या किया, हमारे देश को आज़ाद कराने में भी बहुत बड़ा योगदान निभाया। ठीक है, चलो अब आप लोग मुझे बताइए कॉमेंट में कि जो ये है कांग्रेस की स्थापना किस सन में हुई है, आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए तो सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। सेवंथ क्वेश्चन है व्हाट वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था? ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन देखते हैं और एट्थ क्वेश्चन हमारे सामने व्हाट वर द मेजर सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। ठीक है, यानी कि ब्रिटिशों द्वारा पेश किए गए प्रमुख सामाजिक सुधार कौन कौन से थे। तो सबसे पहले तो देखते हैं हम क्या है। सबसे पहला है हमारे सामने ब्रिटिशों द्वारा पेश किए गए यानी मेजर सोशल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इंक्लूडेड द एबोलिशन ऑफ सती, जिसे ब्यूडो वर्निंग भी कहते हैं, द रेगुलेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड द प्रमोशन ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। यानी हिंदी में बोलूँ तो ब्रिटिश द्वारा पेश किए गए प्रमुख सामाजिक सुधार में सती जो विधवा जलाते थे ना उसको ख़त्म किया गया। बाद में बाल विवाह की व्यवस्था की गई और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, बाल विवाह को ख़त्म किया गया और साथ साथ में महिलाओं की शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया। ठीक है, चलिए नाइन्थ क्वेश्चन है हाउ डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 अफेक्ट इंडियन पॉलिटिक्स। यानी 1905 में बंगाल का जो विभाजन होता है भारतीय राजनीति को वो कैसे प्रभावित करता है। तो आंसर है हमारे सामने कि द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 वॉज एम्ड एट क्रिएटिंग रिलीजियस डिवीज़न एंड वेकिंग नेशनलिस्ट मूवमेंट। इट led to widespread protest and was eventually reversed in 1911। ठीक है, यानी कि 1905 में बंगाल का विभाजन धार्मिक विभाजन उत्पन्न करने और राष्ट्रीय आंदोलनों को कमज़ोर करने के उद्देश्य से था। इससे व्यापक विरोध हुआ और इसे 1911 में उल्टा गया। ठीक है, तो 1905 में बंगाल का विभाजन धार्मिक विभाजन उत्पन्न करने के लिए था और राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करने के उद्देश्य से था। ठीक है, और इससे व्यापक विरोध हुआ और इसे 1911 में उलट दिया गया था। ठीक है, मैंने आपको कहा था पहला जो एक बार को हम देखते हैं कि पहला मूवमेंट जो शुरू हो जाता है वो 1905 में बंगाल विभाजन को रोकने के लिए होता है। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन है व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द
क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी क्विट इंडिया जो मूवमेंट है, क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व क्या है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो आंसर है हमारे सामने, द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 वॉज अ मेजर पुश फॉर इंडिपेंडेंस कॉलिंग फॉर द ब्रिटिश टू लीव इंडिया इमीडिएटली। इट galvanized widespread support for the independence struggle despite heavy regression, ठीक है, रिप्रेशन। तो 1942 का जो क्विट इंडिया आंदोलन है स्वतंत्रता के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था, जिसने ब्रिटिशों से भारत को छोड़ने की मांग की गई थी, और इसने भारी दमन के बावजूद स्वतंत्रता संघर्ष के लिए व्यापक समर्थन जुटाया। ठीक है, बहुत सारा अंग्रेज़ों ने बहुत सारा कोशिश की कि इसको शांत कराया जाए, मगर अब ये इतना प्रबल हो चुका था कि अब ये भारत की आज़ादी लेकर ही मानने वाला था, और इसलिए इसने भारत की आज़ादी ले भी ली। अब लास्ट को 11th क्वेश्चन हमारे सामने कि Who was the first viceroy of India during the partition in 1947, यानी 1947 में विभाजन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। आखिरी भारत का वायसराय पूछा, जो कि ब्रिटिश भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो बोले कि भारतीय कौन था, तो भारतीय वायसराय कौन था आखिरी, बताइए, पहला और आखिरी कौन था, श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, मगर हम बात कर रहे हैं कि भारत में ब्रिटिश का कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन इन 1947, यानी 1947 में विभाजन के दौरान भारत का वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, 12th क्वेश्चन हमारे सामने, रोलेट एक्ट क्या थे और ये विवादास्पद क्यों था। ठीक है, व्हाट वर द रोलेट एक्ट एंड व्हाई वर दे कंट्रोवर्शियल। ठीक है, सो आंसर देखते हैं। आंसर है द रोलेट एक्ट ऑफ 1919 अलाउड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अरेस्ट एंड डिटेन इंडिविजुअल्स विदाउट ट्रायल। They were controversial because they were seen as oppressive and a violation of civil liberties। ठीक है, यानी 1919 के रोलेट एक्ट ने ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमे के व्यक्तियों को गिरफ्तार और हिरासत में लेने की अनुमति दी। ये विवादास्पद इसलिए थे क्योंकि इन्होंने दमनकारी और नागरिक स्वतंत्रताओं का उल्लंघन माना गया। ठीक है, यानी 1919 में जो रोलेट एक्ट आया था ना, उसने क्या किया, उसने बिना मुकदमे के व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, अगर 4 लोग नुक्कड़ पर खड़े होंगे तो उन पर भी डाउट होगा, तो उन्हें भी ये जेल में डाल सकते हैं। ठीक है, 13th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द साइमन कमीशन, यानी साइमन कमीशन के महत्व को लिखिए। तो आंसर है द साइमन कमीशन फॉर्म्ड इन 1927 वॉज significant because it was set up to review constitutional reforms without any Indian members, which led to widespread protest and calls for self government। ठीक है, यानी 1927 में स्थापित साइमन कमीशन का महत्व इस तथ्य पर था कि उससे संवैधानिक सुधारों के लिए समीक्षा के लिए भेजा गया था, लेकिन उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। एक बात बताओ, आप ये बात कर रहे हैं कि भाई हम देखते हैं कि ब्रिटिश सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आपने एक कमेटी बनाई, उसमें सारे अंग्रेज़ थे, तो अंग्रेज़ क्या अंग्रेज़ों के खिलाफ रहेंगे? वो भी तो अंग्रेज़ों की बात मानेंगे। ठीक है, और उसमें कोई भारतीय लोग ही इनसे जो भारतीय लोग बात रख पाते हैं कि भाई यहाँ पे इस तरह से हम पे अत्याचार किया जा रहा है, यहाँ हमारी बातें नहीं सुनी जा रही। और इसके बाद एक स्वशासन की मांगे उठी, यानी कि खुद के शासन की मांगे उठनी प्रारंभ हो गई। ठीक है, सो 14th क्वेश्चन है हमारे सामने कि ब्रिटिशों ने भारत में व्यापार को कैसे नियंत्रित किया। तो आंसर है हमारे सामने, द ब्रिटिश कंट्रोल ट्रेड इन इंडिया थ्रू मोनोपोलिस्ट प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज दैट फेवर्ड ब्रिटिश गुड्स एंड रिस्ट्रिक्टेड इंडियन ट्रेड, दैट एस्टेब्लिश्ड ट्रेड मोनोपोलीज एंड इम्पोर्ट टैक्सेस ऑन इंडियन गुड्स, यानी कि ब्रिटिशों ने भारत में व्यापार को एकाधिकारवादी बना दिया, उन प्रथाओं और नीतियों के माध्यम से नियंत्रित किया जो ब्रिटिश वस्तुओं को प्राथमिकता देती थी और भारतीय व्यापार को प्रतिबंधित करती थी। उन्होंने व्यापार एकाधिकार स्थापित किए और भारतीय वस्तुओं पर कर लगाया। ठीक है, कुल मिला के यह था कि ब्रिटिश वालों ने व्यापार को ऐसा नियंत्रण कर रखा था कि वो कह रहे थे कि एकाधिकार सिर्फ हमारा चलेगा, और हर चीज़ पे उनकी मोनोपोली चलने लगी थी। यहाँ तक कि नमक जैसे जो डेली यूजेस की चीज़ें होती है उस पर भी उन्होंने एक भारी टैक्स लगा रखा था, जिसके लिए हम सब जानते हैं कि गांधी जी ने एक दांडी मार्च किया था ताकि नमक कानून को तोड़ सकें। ठीक है, अगला है 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज क्या करना है, आप लोग नीचे दिए हुए नंबर पे मैसेज करके भी ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, हु वॉज रविंद्रनाथ टैगोर एंड व्हाट वॉज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, यानी रविंद्रनाथ ठाकुर कौन थे, टैगोर कौन थे और उनका उपनिवेश काल के दौरान क्या योगदान था। तो सुनिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि थे, दार्शनिक थे और राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और साहित्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1913 में वे साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय बने जो कि भारतीय थे। ठीक है,
तो बहुत अच्छे कवि थे और हम आज की डेट में जो भी राष्ट्रगान सुनते हैं जनगण मन, वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो बहुत ऊंची एक हस्ती थे ये उस समय के। ठीक है, तो आज के टॉप 15 क्वेश्चन बहुत हैं। ठीक है, आप सब जानते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छी अच्छी पीडीएफ बना के ला रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। अगर आप लोगों को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और नीचे दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और अगर किसी भी तरह का डाउट है ना तो पूछ सकते हैं। और यहाँ तक कि मैं आपको बताता हूँ कि कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक आगे करवाना है आप लोगों को, कोई सब्जेक्ट करवाना है, तो आप लोग नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि अगला कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो बनाई जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू और धन्यवाद।